अक्टूबर 2025 में इंडियन रुपी ने अपना रिकॉर्ड लो टच किया, 88 रुपीस पर यूएस डॉलर। रुपी को डिफेंड करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्टिवली इंटरवेंशन किया, डॉलर बेचकर रुपी को सपोर्ट किया। लेकिन इससे एक साइड इफेक्ट हुआ, मार्केट से रुपी एब्जॉर्ब हो गया और सिस्टम में लिक्विडिटी टाइट हो गई, यानी लिक्विडिटी स्क्वीज। अब सवाल ये है, आरबीआई के इस स्टेप से लिक्विडिटी कैसे कम होती है, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ता है और ये सब बॉन्ड यील्ड से कैसे जुड़ा हुआ है। चलो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है जब आरबीआई रुपए डिफेंड करता है। देखो, जब आरबीआई डॉलर बेचता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और बैंक रुपए देते हैं और वो रुपए आरबीआई के पास चला जाता है। मतलब मार्केट में सर्कुलेटिंग रुपी की क्वांटिटी कम हो गई। इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्क्वीज, कैश की कमी बैंकिंग सिस्टम में। दूसरा स्टेप है लिक्विडिटी स्क्वीज का चेन रिएक्शन। बैंक के पास लोन देने के लिए पैसे कम होता है। बैंक्स एक दूसरे से भी शॉर्ट टर्म बोरो करते हैं, पर सबके पास पैसा टाइट है। इसका रिजल्ट ये होता है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगते हैं, जैसे कॉल मनी रेट, जिसकी वजह से बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है। जब बैंक्स के लिए पैसा महंगा होता है तो वो लोन भी महंगा देते हैं। ईएमआई, कॉरपोरेट बोरोइंग, सब पे इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से गवर्नमेंट बॉन्ड के यील्ड भी बढ़ने लगते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसके लिए पहले बॉन्ड समझो क्या होता है। बॉन्ड एक लोन का सर्टिफिकेट जिसमें गवर्नमेंट या कंपनी इन्वेस्टर से पैसा लेती है और बदले में इंटरेस्ट यानी कूपन और एक फिक्स डेट पे प्रिंसिपल वापस देने का प्रॉमिस करती है। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट ने एक 10 ईयर बॉन्ड निकाला जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ और इंटरेस्ट यानी कूपन रेट है 8% पर ईयर। मतलब अगर तुम 100 रुपये का बॉन्ड खरीदो तो हर साल तुम्हें 8 रुपये मिलेंगे और 10 साल बाद 100 रुपये वापस मिल जाएगा। अब समझो यील्ड क्या होती है। यील्ड मतलब एक्चुअल रिटर्न जो इन्वेस्टर्स को मिलता है बॉन्ड से। ये डिपेंड करता है कि तुमने बॉन्ड कितने में खरीदा है। इसका सिंपल फॉर्मूला है यील्ड इक्वल्स टू एनुअल कूपन अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इनटू 100। अब इसमें दो सिचुएशन बनती है, जब बॉन्ड का प्राइस गिरता है या जब बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है। तो पहले समझते हैं जब बॉन्ड का प्राइस गिरता है। सोचो मार्केट में सब लोग बॉन्ड बेच रहे हैं, लिक्विडिटी टाइट है, लोग कैश चाहते हैं, तो बॉन्ड के बायर्स कम हो गए जिसकी वजह से प्राइस गिर गया। मान लो हमारा 100 रुपये फेस वैल्यू बॉन्ड अब सिर्फ 90 में मिल रहा है, लेकिन कूपन अभी भी 8 रुपये ही मिल रहा है क्योंकि सरकार फिक्स्ड प्रॉमिस करती है। अब तुम्हारे लिए यील्ड क्या हुई? यील्ड इक्वल्स टू 8/90 इंटू 100, तो आया है 8.88%। तो आपने देखा पहले जब प्राइस 100 था यील्ड 8% थी, अब प्राइस 90 हो गया तो यील्ड 8.88% हो गई। तो इसका रिजल्ट है प्राइस गिरता है तो यील्ड बढ़ जाती है। अब इसका उल्टा भी समझो कंफर्मेशन के लिए। अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाए, लोग बॉन्ड्स खरीदने लगें, तो इससे प्राइस बढ़ता है। अब मान लो बॉन्ड 110 रुपये में बिक रहा है तो यील्ड क्या होगी? यील्ड होगी 8/110 इंटू 100, तो आ जाएगा 7.27%। इसका मतलब प्राइस बढ़ा तो यील्ड गिरी। इसलिए हम कहते हैं बॉन्ड प्राइस और यील्ड एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब हम देखते हैं आरबीआई के पास लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए टूल्स कौन से हैं। पहला टूल है सीआरआर, जिसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। ये वो पैसा है जो हर बैंक को अपने डिपॉजिट्स का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है कैश के फॉर्म में। अगर सीआरआर बढ़ा दिया गया तो बैंक के पास पैसा कम होता है, इससे लिक्विडिटी टाइट होती है। और अगर सीआरआर कम कर दिया गया तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है और लिक्विडिटी बढ़ जाती है। दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एसएलआर। ये भी डिपॉजिट का एक हिस्सा है जो बैंक को सेफ असेट में रखना पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड या कैश। अगर एसएलआर बढ़ा दिया गया तो ज़्यादा पैसा लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से लोन कम दे पाते हैं और इससे लिक्विडिटी टाइट हो जाती है। अगर एसएलआर कम कर दिया गया तो पैसा
ज़्यादा रिलीज होगा, जिससे लिक्विडिटी बढ़ेगी। तीसरा है रेपो रेट, जिसमें आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म पैसा देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दे तो लोन महंगे होंगे और लिक्विडिटी कम होती है। वहीं रेपो रेट को अगर घटा दिया जाए तो लोन सस्ता होता है और लिक्विडिटी बढ़ जाती है। फोर्थ है रिवर्स रेपो रेट। जब बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वो आरबीआई के पास जमा कर देते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आरबीआई ये रेट बढ़ा दे तो बैंक्स अपना पैसा आरबीआई में रखते हैं, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर कम करें तो बैंक ज़्यादा लोन देंगे, इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी। फिफ्थ है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदता या बेचता है ओपन मार्केट में। ध्यान से सुनना, आरबीआई खरीदता बेचता है, ना कि गवर्नमेंट। तो बॉन्ड्स जब खरीदे जाते हैं तो मार्केट में पैसा आ जाता है और लिक्विडिटी बढ़ जाती है। वहीं जब बॉन्ड्स बेचता है आरबीआई मार्केट में तो पैसा निकल जाता है मार्केट से और लिक्विडिटी टाइट हो जाती है। और याद रखना, यही एक्शन बॉन्ड प्राइसेस और यील्ड को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। सिक्स्थ है एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। जब फॉरेन कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा होता है और लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो आरबीआई गवर्नमेंट के साथ मिलके एमएसएस बॉन्ड इशू करता है और एक्स्ट्रा पैसा एब्जॉर्ब कर लेता है। यह एक स्पेशल ड्रेन सिस्टम जैसा है। अब हम समझते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ। तो एमएसएफ एक इमरजेंसी विंडो है जो आरबीआई बैंक्स को देती है जब उनके पास शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाती है। यानी जब रात के टाइम, ओवरनाइट या एक दिन के लिए भी बैंक के पास पैसा कम पड़ जाए तो वो आरबीआई के पास जाकर पैसा ले सकता है। ये सिस्टम 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था आफ्टर 2008 क्राइसिस के बाद लिक्विडिटी स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये कैसे काम करता है? नॉर्मली बैंक्स अपनी शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स रेपो रेट के थ्रू पूरी करती है, लेकिन अगर कोई बैंक रेपो के थ्रू भी पैसा नहीं ले पाया या लिमिट क्रॉस हो गई तो उसके पास एक और रास्ता बचता है एमएसएफ। एमएसएफ में बैंक अपने अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई के पास गिरवी रखता है एज अ कोलेटरल और वहाँ से पैसा ले सकता है। एमएसएफ रेट हमेशा रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है, जनरली रेपो रेट के 0.25% ज़्यादा। तो एक लाइन में कहें तो एमएसएफ आरबीआई का इमरजेंसी एटीएम है। जब सब बंद हो तब ये खुला रहता है। हम एमएसएफ और एसडीएफ में कंफ्यूज होते हैं, तो हम अब एसडीएफ को डिटेल में समझते हैं। एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब एमएसएफ के अपोजिट डायरेक्शन में आता है एसडीएफ। ये टूल 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था कोविड के बाद लिक्विडिटी सरप्लस सिचुएशन में। तो एसडीएफ का मेन काम है लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करना, यानी जब सिस्टम में ज़्यादा पैसा घूम रहा है तो आरबीआई उस एक्सेस पैसा को अपने पास खींच लेती है। अब ये कैसे काम करता है? एसडीएफ में बैंक्स अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रखते हैं और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, पर सबसे खास बात यह है कि इस फैसिलिटी में कोई कोलेटरल यानी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती। एसडीएफ रेट हमेशा रेपो रेट से थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। देखो, आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए, जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, एसडीएफ, लेकिन एक मास्टर मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आरबीआई ये सब ऑपरेट करता है, वो है एलएएफ यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये सिस्टम आरबीआई का डेली लिक्विडिटी कंट्रोल डैशबोर्ड है, जहाँ से वो डिसाइड करता है कि आज बैंकिंग सिस्टम में पैसा डालना है यानी इंजेक्ट करना है या निकालना है, जिसे बोलते हैं एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन। जैसे अभी हुआ, आरबीआई ने डॉलर बेचकर रुपी डिफेंड किया, तो डॉलर बेचने से रुपी एब्जॉर्ब हुआ तो लिक्विडिटी टाइट हुई। डॉलर खरीदने से रुपी इंजेक्ट होता है तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो आरबीआई को एक तरफ रुपी को स्टेबल रखना है और दूसरी तरफ लिक्विडिटी और ग्रोथ को बैलेंस करना है, और इसी कोऑर्डिनेशन से इंडिया की इकोनॉमी अपना बैलेंस बनाए रखती है बिटवीन ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।